वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द ममी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को ली क्रॉनिन ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 में रिलीज हुई थी। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मिस्र के आसमान शहर को दिखाया जाता है, जहां एक पुरुष, एक महिला, उनके दो बेटे, उनकी बेटी लैला घर लौटते हैं। वो घर लौट पाते हैं कि उनका पालतू पक्षी बुरी तरह घायल है और ये देख इस कपल को बहुत ही डर लगता है। वो दोनों तहखाने में जाते हैं जो एक दबी हुई काली पिरामिड पर बना हुआ था। इस तहखाने में बेसाल्ट पत्थर का बना एक ताबूत होता है जिसमें एक मम्मी होती है। वो दोनों बहुत डरते डरते उस ताबूत को चेक करते हैं कि तभी वो मम्मी जाग जाती है और अलौकिक शक्ति द्वारा उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। वो महिला बहुत डर जाती है और वो मम्मी ताबूत से बाहर आने की कोशिश करती है। इसके बाद कायरो शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम इन्वेस्टिगेटिव टीवी रिपोर्टर चार्ली कैनन को देखते हैं, जो अपनी गर्भवती पत्नी लैरिसा और बच्चे केटी और सेबेस्टियन के साथ रहता था। केटी शुरुआत में दिखाई लैला नामक लड़की की दोस्त थी। एक सुबह केटी से वही आसमान की महिला मिलने आती है और इस महिला को जादूगरनी के नाम से जाना जाता था। वो खुद को लैला की माँ बताती है और केटी को कैंडी खिलाकर बहलाती फुसलाती है और उसे एक एप्पल भी देती है। उधर चार्ली की नज़र कई सारे कैंडी के रैपर्स पर जाती है। वो सेबेस्टियन से पूछता है कि ये केटी को किसने दिया, जिस पर वो बताता है कि ये उसकी एक दोस्त देती है। गार्डन की दूसरी तरफ से ये सुन चार्ली उसी तरफ जाता है। उधर उस एप्पल के अंदर से एक बग निकलता है जो केटी के मुंह में चला जाता है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। तभी वो जादूगरनी उसे उठा अपने साथ ले जाती है। मौके पर चार्ली भी वहां आता है और केटी को ढूंढने लगता है। उसे वो जादूगरनी केटी के साथ दिख भी जाती है, पर तभी रेत का तूफान आ जाता है और वो दोनों उसके आंखों से ओझल हो जाते हैं। चार्ली और लैरिसा अंग्रेजी बोलने वाली जूनियर जासूस डेलिया जाकी से मिलकर केटी की अपहरण की सूचना अधिकारियों को देते हैं, पर मुख्य जासूस को चार्ली और लैरिसा पर ही शक होने लगता है, जिस कारण चार्ली उन पर ही नाराज हो जाता है। इसके बाद हमें 8 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। केटी का अपहरण हुए 8 साल बीत चुके थे और अभी तक उसकी कोई भी खोज खबर नहीं मिली थी। लैरिसा ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम मॉड है। यहाँ हम देखते हैं कि चार्ली मैक्सिको में अपनी वाइफ लैरिसा की कैथोलिक माँ कैरमेन के साथ घर में रहने लगे थे। हमें वापस आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़के के सामने कार्गो प्लेन क्रैश हो जाता है। वो क्रैश वाली जगह पर जाता है तो देखता है कि कई सारे लोग बुरी तरह से मरे हुए थे। उसे वहीं बेसाल्ट पत्थर से बना ताबूत भी मिलता है। उसे देख स्तब्ध हो जाता है। तुरंत ही क्रैश की रिपोर्ट अथॉरिटीज को दी जाती है और इसके बाद 2 आर्कियोलॉजिस्ट इस ताबूत को अपने लैब ले जाकर ओपन करते हैं। वो लोग हैरान थे कि क्रैश के बाद भी उस बेसाल्ट पत्थर के बने ताबूत को एक खरोंच भी नहीं आई थी। वो लोग उसे ओपन करते हैं, जहाँ उससे उन्हें एक बच्ची की मम्मी मिलती है। वो उसकी जांच करते हैं। वो देखते हैं कि मम्मी प्राचीन भाषा में लिखे हुए चर्म पत्र से लिपटी हुई थी। वो जैसे ही चेहरे से पत्र को हटाते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि केटी होती है और एकदम से वो जाग जाती है। ये सूचना चार्ली और लैरिसा को दी जाती है। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ केटी को भेज दिया गया था। हॉस्पिटल पहुँच उन्हें डॉक्टर एल सैयद मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि आप जो देखने वाले हैं, आपको अपना दिल मजबूत करना होगा। केटी की स्किन बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है, शायद रोशनी और पोषण ना मिलने की वजह से। वो गहरे सदमे जैसे हालत में है, इसलिए बेकाबू हो जा रही है। वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, शरीर में झटके भी खा रही है। हमने उसे बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी ताकि वो शांत रहे, पर ट्रॉमा इतना ज़्यादा है कि उसे दौरे पड़ रहे हैं। आपको बहुत प्यार से पेश आना होगा। आप लोगों का प्यार ही उसे जल्दी ठीक करेगा। वो लोग केटी को देख बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हम जूनियर जासूस डेलिया जाकी को भी देखते हैं, जो लगातार केटी के केस पर रिसर्च कर रही थी। वो चार्ली और लैरिसा को मिल बताती है कि ज्वालामुखी के पत्थर से बनी ताबूत जो 3000 साल पुरानी है, प्लेन क्रैश के बाद आपकी बेटी उसी ताबूत में मिली है। चार्ली बहुत कंफ्यूज था कि उसकी बेटी वहाँ क्यों और क्या कर रही थी। दोनों कपल केटी को घर ले आते हैं। वो बिल्कुल एक लाश की तरह हो गई थी। तभी लैरिसा की माँ कैरमेन केटी के लिए प्रे करने लगती है। हम देखते हैं कि केटी को ये पसंद नहीं आ रहा था और वो एकदम से उठ कैरमेन के सिर पर अपना सिर मार देती है और अजीब सा तड़पने लगती है।
लैरिसा उसे तुरंत इंजेक्शन लगा शांत करती है। रात को दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे और बाहर से भेड़ियों की हाउलिंग की आवाज़ भी आती है। वहीं चार्ली लगातार केटी की चीज़ों पर रिसर्च कर रहा होता है। केटी के शरीर से निकले पट्टियों पर सर्च कर रहा होता है और लैरिसा केटी की देखभाल में लगी होती है। आधी रात अजीब आवाज़ से सबकी नींद खुलती है और देखने पर उन्हें केटी अपने बिस्तर पर नहीं मिलती। वो घर के वॉल्स के अंदर भाग दौड़ करने लगती है, मानो कि जैसे वो पोजेस्ड हो गई हो। दोनों पेरेंट्स केटी का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि केटी एक बिच्छू को पकड़ जिंदा ही चबा जाती है। वो दोनों उसे जबरदस्ती उल्टी करने को कहते हैं और उसके कमरे में लॉक कर देते हैं। अगली सुबह लैरिसा और कैरमैन केटी की साफ सफाई करते हैं। तभी नाखून निकालने के दौरान नाखून समेत केटी की स्किन भी निकल जाती है। वो गुस्से में दोनों पर हमला कर देती है। चार्ली वहां आता है और केटी के पास जाता है। केटी उसे देख इधर उधर भागने लगती है। वो ढूंढते ढूंढते जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो अपनी स्किन निकाल रही होती है। वो वापस उसे पकड़ उसके रूम में ले जाता है। बेटी की ऐसी हालत देख लैरिसा चार्ली से झगड़ा करने लगती है कि इतने साल बाद केटी घर आई है और वो उसकी देखभाल करने की जगह बस ये ध्यान में लगा है कि पिछले 8 सालों में केटी के साथ क्या हुआ, क्योंकि केटी के गायब होने का ब्लेम हमेशा चार्ली पर दिया जा रहा था। तभी चार्ली कहता है कि केटी को कई दिन से चॉकलेट दिया जा रहा था। अब इसका ध्यान लैरिसा को तो रखना था। दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे को कंसोल भी कर लेते हैं। लैरिसा केटी के पास जा रोते हुए कुछ कहने को कहती है, पर केटी लैरिसा पर थूक देती है। वहीं जब चार्ली केटी का व्हीलचेयर उठाने जाता है तो उसे व्हीलचेयर के व्हील से केटी के स्किन से निकला पैचमेंट लटका हुआ मिलता है, जो अभी अभी केटी के पैर से अलग हुआ था। चार्ली उस पैचमेंट को अपने कमरे में ले जाता है और इससे कई लेयर्स ऑफ इंटरप्शंस निकालता है और उन हर पैचमेंट में प्राचीन मिस्र भाषा में कुछ ना कुछ लिखा होता है। चार्ली उनकी फोटो खींच एक पुरातत्व प्रोफेसर बिक्सलर के पास जाता है और अपना परिचय दे उस प्राचीन भाषा के बारे में बताने की मदद मांगता है। प्रोफेसर कुछ समय मांगते हैं। वही रात को चार्ली केटी से माफी मांगता है। तभी केटी अजीब तरीके से अपने दांत को बजाने लगती है। तभी चार्ली को लगता है कि ये केटी का एबनॉर्मल रिएक्शन है। तभी उसे समझ में आता है कि केटी के दांत बजाने का पैटर्न एक्चुअली में मोर्स कोड है। चार्ली तुरंत इन पैटर्न को नोट डाउन करता है और वो पाता है कि केटी किसी लैला का नाम ले रही थी। चार्ली तुरंत ये बात डिटेक्टिव डालिया को बताता है। डालिया कहती है कि चार्ली ये पता करे कि 8 साल पहले केटी किसी लैला को जानती थी क्या, कोई दोस्त या कोई फैमिली पर्सन। ये सुन चार्ली तुरंत केटी के पुराने बॉक्स को खोलता है जिसमें ढेर सारे कार्ड्स थे। इन्हीं कार्ड्स में ढूंढते उसे एक कार्ड मिलता है जो किसी लैला खलील द्वारा लिखा गया था और उस कार्ड में भी उसी कैंडी का रैपर था जो चार्ली को मिला था। वहीं दूसरे ओर मॉड को केटी के रूम में कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे सुनने जाती है। तभी भयानक आवाज़ से केटी मॉड से बातें करने लगती है, जबकि केटी बात नहीं करती। वो कहती है कि वो मॉड से बात करना चाहती और कहती है कि वो मॉड को टेस्ट भी करना चाहती है। केटी डोर के पास आ अपनी लंबी जुबान से मॉड के पैर को चाटने लगती है। तभी डर कर मॉड भागने लगती है। केटी निमोनिक मंत्रों का उच्चारण करने लगती है और मॉड हवा में उड़ जाती है। थोड़ी देर में मॉड गिर जाती है। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि केटी के अंदर छुपे शैतान का प्रभाव अब मॉड पर भी पड़ गया था। वहीं दूसरी ओर चार्ली उस कार्ड की फोटो डालिया को भेजता है और वो पता लगा लेती है कि वो कार्ड इजिप्ट के आसमान से आया था। अब क्योंकि आसमान के 40 किलोमीटर वाले बड़े इलाके में सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस था और ये मुश्किल था कि कार्ड कहाँ से आया है, तभी डालिया उस जगह के इमेज वगैरह चेक करती है। वो आसमान के बीच एक नेक्ट्रिन्स फ्रूट का बागान पाती है, क्योंकि जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था उस क्रैश साइट में भी नेक्ट्रिन्स का फ्रूट दिखा था। अब डालिया अंदाजा लगाती है कि उसी नेक्ट्रिन्स फ्रूट उपजाने वाली जगह में वो महिला रहती है जिसने 8 साल पहले केटी का अपहरण किया था। तभी डालिया अकेले ही उस जगह की सर्च करने निकल पड़ती है। उधर चार्ली प्रोफेसर बिक्सलर के पास जाता है, जहाँ बिक्सलर उसे बताते हैं कि ये लिपि महजबी मकसदों के लिए इस्तेमाल होती थी। ये जो 7 अलग अलग टुकड़े हैं एक लंबी कहानी के बिखरे हुए हिस्से हैं और इसमें से एक लफ्ज बार बार दोहराया गया है जो है नेस्मरानियन। बिक्सलर एक रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं जो एंशिएंट इजिप्ट के डेमोनोलॉजी पर था। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि नेस्मरानियन एक शैतान था जो इंसानों के बीच परछाई की तरह रहता था, जो बाप बेटों को लड़वा सकता था
और माँ को अपने बच्चों को दफन करने पर मजबूर करता था। इसी कारण नेस्मेरानियन को डिस्ट्रॉय ऑफ द फैमिली कहा जाता था। एक रूह बनकर बीमारी की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता था। वो दिलों में नफरत बोता था, जिससे पूरी की पूरी कम्युनिटी ही खत्म हो जाती थी। वो अपने दौर का सबसे खूंखार शैतान था। बिक्सलर कहते हैं कि ये टुकड़े जहाँ भी आपको मिले हैं, इनमें हिफाजत के अल्फाज हैं इस बदरू शैतान को दूर रखने के लिए। वहीं चार्ली शॉक्ड हो जाता है और उसे लगने लगा था कि केटी के अंदर भी यही बदरू शैतान है। वहीं हम देखते हैं कि केटी के द्वारा मॉड भी पोजेस हो गई थी और वो अपने स्कूल में टीचर को ही भला बुरा कहती है, जिस कारण चार्ली को स्कूल बुलाया जाता है। वहीं डालिया आसमान के उसी एरिया में जाती है जहाँ केटी के किडनैपर के होने का शक था। उसे उस एरिया में एक घर दिखता है जिसमें फिलहाल कोई नहीं था। डालिया घर की जांच करने लगती है। वो उस काले पिरामिड में भी जाती है और वो समझ जाती है कि यहाँ किसी प्रकार की क्रिया भी की गई है। वो वापस ऊपर आती है जहाँ उसे एक औरत दिखती है और वो औरत उस पर हमला करती है। तभी वो उस पर शूट कर देती है और वो घायल हो जाती है। ये वही महिला थी जिसे जादूगरनी कहा जाता था और इसी ने केटी का अपहरण भी किया था। तभी उसे एक और लड़की दिखती है और वो इसका पीछा कर उसे पकड़ लेती है। वो लड़की सरेंडर करते हुए उसे एक बॉक्स दिखाती है जिसमें केटी के नाम की एक वीडियो कैसेट होती है। डालिया दोनों को बंदी बना ले जाती है। उधर दूसरी ओर कैरामैन फिर से केटी के लिए प्रे करने लगती है और यहाँ केटी डेमोनिक तरीके से कैरामैन से बात करने लगती है। वो अलौकिक शक्ति से डोर बंद कर उसे हवा में लटका बाहर फेंक देती है। तभी चार्ली भी बच्चों के साथ आ ही गया था कि उनकी कार पर कैरामैन गिरती है और अचानक वहाँ कई भेड़िए आ उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। तभी आवाज़ सुन लैरिसा केटी के रूम में जाती है। केटी बिस्तर पर थी मगर कांच टूटा हुआ था। लैरिसा नीचे देखती है तो भेड़िए कैरामैन को नोच कर खा रहे होते हैं। वो डर कर रोने लगती है और कैरामैन की मौत हो जाती है। उधर डालिया केटी के वीसीआर टेप को देखकर बहुत डर जाती है। डालिया गुस्से में लैला के पास जा उस टेप के बारे में पूछती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वही लैला है जो बचपन में केटी की दोस्त थी। वो जादूगरनी लैला की माँ थी। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, वो कहती है कि एक बार मैंने अपनी माँ के बारे में बताने की कोशिश की, तब उसकी माँ ने उसकी जीभ ही काट दी थी। ये लोग सैक्रोफेगस को S1 से शिफ्ट कर रहे थे और दोनों भाई जो उस ताबूत को प्लेन में लेकर जा रहे थे, वो प्लेन क्रैश हो गया और लैला के दोनों भाइयों की मौत हो गई। बाकी लैला को बोलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो सारी चीजें डालिया को लिख कर देती है। डालिया तुरंत चार्ली को कॉल लगाती है पर वो कॉल नहीं उठा पाता क्योंकि चार्ली और उसकी फैमिली कैरामैन के फ्यूनरल में व्यस्त थे। उधर फ्यूनरल के दौरान जब सेबेस्टियन कैटी के रूम के पास से गुजरता है तो वो उसे खुद के रूम से बाहर निकालने को बोलती है। सेबेस्टियन डर कर अपने रूम में चला जाता है। वहीं मॉड पोजेस हो अपने दांतों को तोड़ने लगती है। कैरामैन का नकली दांत निकाल खुद के मुंह में लगा लेती है और फ्यूनरल में आए लोगों को डराकर उन पर हमला कर देती है, जिसे देख चार्ली और लैरिसा भी डर जाते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। वहीं कैटी अपने फ्लोर को तोड़कर नीचे फ्लोर की सीलिंग पर रेंगते हुए कैरामैन के कॉफिन में कूद जाती है और उसकी डेड बॉडी को नोचने लगती है। लैरिसा उसे हटाती है, तभी कॉफिन नीचे गिर जाता है और केटी कैरामैन की बॉडी को संरक्षित करने वाले फॉर्मेल्डिहाइड को चाटने लगती है। लैरिसा ये सब देख रोने लगती है। रात को केटी को उसके व्हीलचेयर से बांध दिया जाता है और केटी सेबेस्टियन को भी पोजेस कर लेती है। वो अपना सिर बेड पर मारने लगता है। वहीं लैरिसा सबकी सेफ्टी के लिए वहां से निकलने का प्लान करती है। वहीं केटी व्हीलचेयर समेत हवा में उठती है, जिसे देख चार्ली बहुत डर जाती है। तभी वहां डालिया आती है और वो दोनों को केटी का वीसीआर टेप दिखाती है। वीडियो में हम देखते हैं कि वहाँ एक जादूगरनी होती है जिस पर डालिया बताती है कि इसने 8 साल पहले आपकी बेटी का अपहरण किया था। वो ट्रांसलेट कर बताती है कि वो जादूगरनी कहती है कि उसकी फैमिली की एक सीक्रेट है जहाँ वो लोग नेस्मेरानियन शैतान को कैद करके रखते हैं। इस डीमन को कंट्रोल करने के लिए रिचुअल ममीफिकेशन यूज किया जाता है, जिसमें हिफाजत के अल्फाज पट्टियों पर लिख दिए जाते हैं। उस शख्स को उन पट्टियों में लपेट दिया जाता है ताकि वो शैतान उस शरीर में ही कैद रह सके, और जैसे जैसे उन पट्टियों को उस शरीर से हटाया जाएगा वो शैतान और ताकतवर होता जाएगा। अब क्योंकि शैतान खत्म नहीं हो सकता, इसलिए हम उन्हें इंसानी शरीर में पट्टियों में लिखे अल्फाजों की मदद से कैद कर देते हैं, और जब वो शरीर खत्म होने लगता है उसे उसी प्रक्रिया के साथ दूसरे व्यक्ति के शरीर में शैतान को डाल दिया जाता है। यही कारण है कि एक बच्चा ही इस प्रक्रिया के लिए सही होता है ताकि लंबे समय तक के लिए ये उसे कैद में रख सकें,
और हम उस वीडियो में देखते हैं कि इसी प्रक्रिया के द्वारा उस शैतान को केटी के शरीर में डाल दिया जाता है। ये देख चार्ली और लैरिसा रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर केटी सेबेस्टियन को पोजेस कर खुद के शरीर से पट्टियों को हटवाने लगती है ताकि शैतान पूरी तरह शक्तिशाली हो सके। वो शैतान पूरी पट्टी हटा देता है और अपनी शक्ति से कैरेमैन को भी शैतानी रूप में जगा देता है। वो चार्ली पर हमला कर देता है और उसे खाने की कोशिश भी करता है। कैरेमैन डालिया पर भी हमला कर देती है और सेबेस्टियन अपनी माँ लैरिसा पर। कैरेमैन अपने मुंह से एक बिच्छू निकाल डालिया के मुंह में डाल देती है, जो उसके गले में छेद कर देता है। किसी तरह डालिया मुंह में हाथ डालकर उसे बाहर निकालती है और कैरेमैन को लात मार सीढ़ियों में फंसा देती है। वहीं लैरिसा बेहोशी का इंजेक्शन सेबेस्टियन को लगा देती है। वो दोनों चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली डालिया को इशारा कर उस शैतान को केटी के शरीर से अपने शरीर में डालने को बोलता है। अब क्योंकि वीडियो में बोले मंत्रों को डालिया ने सुन लिया था, पर गले में छेद होने की वजह से उसे तकलीफ होती है, पर तभी वो गले में उंगली डाल किसी तरह उन मंत्रों का उच्चारण करती है और चार्ली केटी को कसकर पकड़ लेता है। मंत्रों के पूरा होते ही नेस्मेरानियन केटी की बॉडी छोड़ चार्ली के अंदर चला जाता है। अब क्योंकि एक नए शरीर में आते ही शैतान थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है, चार्ली शांत हो बेहोश हो जाता है। केटी भी नॉर्मल हो जाती है, ठीक पहले की तरह। लैरिसा बहुत मायूस थी और केटी के ठीक होने से खुश भी थी। वहीं शांत अवस्था में ही चार्ली को पट्टियों से बांध एक ताबूत में रख देते हैं और अब केटी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और अपने भाई बहन के साथ बहुत अच्छे से रह रही थी। वहीं केटी मोर्स कोड में चार्ली से बात करती है और चार्ली भी उसे मोर्स कोड में आई लव यू कहता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और लैरिसा डालिया को फोन कर चार्ली के बारे में बात करने को बोलती है और हमें यहाँ काहिरा का एक जेल दिखाया जाता है जहाँ वो जादूगरनी कैद थी। तभी वहाँ लैरिसा और डालिया पहुँचते हैं। लैरिसा जादूगरनी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। हम देखते हैं कि व्हीलचेयर पर चार्ली बैठा हुआ है। तभी डालिया उस रिचुअल को शुरू कर देती है, मतलब अब नेस्मेरानियन को उस जादूगरनी के शरीर में डालने लगे थे ताकि चार्ली उस शैतान से मुक्त हो सके। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड गाइज, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विल कीप ऑन मेकिंग ऑसम वीडियोस। थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए।